हेलो फ्रेंड्स, देखेंगे हम समावेशी शिक्षा CC3 जीवा यूनिवर्सिटी में बीएड में आते हैं क्वेश्चन। देखेंगे पहला क्वेश्चन है कि पिछड़े बालकों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषता और उल्लेख कीजिए। पिछड़े बालक को परिभाषित करते हुए उसके पिछड़ापन के कारण प्रमुख कारणों का वर्णन करो। देखते हैं पिछड़े बालक का आशय, जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्र से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंदबुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारण हैं, जिसमें से मंदबुद्धि होना एक है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षिक योग्यता अपनी आयु के छात्र से कम है तो भी उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। पिछड़ा बालक को विद्वान ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। सोनेल के अनुसार पिछड़ा बालक उसी जीवन आयु के अन्य छात्रों की तुलना में विशेष शैक्षिक भिन्नता व्यक्त करते हैं। हिंज मैजेस्टी कार्यालय के प्रकाशन में पिछड़े बालकों की शिक्षा में कहा गया है, पिछड़ा बालक वह है जो उस गति से आगे बढ़ने में असमर्थ होते हैं जिस गति से उसकी आयु के अधिकांश साथी आगे बढ़ रहे हैं। हिज और मैजेस्टी के अनुसार। सिरिल और वाट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में अर्थात लगभग 10 वर्ष की आयु में अपनी कक्षा से नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके तो जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। पिछड़े हुए बालकों की विशेषता है, ये बालक पढ़ने लिखने में समान बालकों की अपेक्षा पिछड़ते रहते हैं। वे कक्षा की शैक्षिक स्तर से लगभग एक कक्षा पीछे होते हैं। ये कुछ विषयों का लगभग सभी विषयों में पिछड़े रहते हैं। ये विशेष रूप से व्याकरण, गणित, विज्ञान में सामान्य बालकों की तुलना में पीछे रहते हैं। ये धीमी गति से काम करने वाले होते हैं। ये मानसिक दृष्टिहीन भाव वाले होते हैं। देखें, इसमें आत्मविश्वास बहुत कम होता है। इसकी सामान्य निश्चय दुर्बल होती है। इसमें मानसिक शारीरिक विकास सामान्य विकास से कुछ कम ही हो जाते हैं। बुद्धि प्रशिक्षणों एवं निम्न बुद्धि लगभग 90 से 110 स्तर होता है। कंपू स्वामी के शब्दों में देखते हैं, शैक्षिक पिछड़ापन अनेक कारणों का परिणाम है। अधिगम में मंदता उत्पन्न करने के लिए अनेक कारक एक साथ मिल जाते हैं। पिछड़ेपन या शैक्षिक मंदता के कारण सामान्य से कम शारीरिक विकास, कुछ बालकों का वंशानुक्रम, वातावरण आदि के विषयों के कारण सामान्य से कम शारीरिक विकास होता है। ऐसे बालकों में शारीरिक और मानसिक शक्ति की न्यूनता होती है। फलस्वरूप सामान्य बालकों की समान शारीरिक मानसिक परिश्रम ना कर सकने के कारण उसे पीछे रह जाते हैं। शारीरिक दोष, कुछ बालकों में भिन्न प्रकार के शारीरिक दोष होते हैं। शारीरिक निर्बलता, कम सुनना, तुतलाना, हकलाना, बाएं हाथ से काम करना आदि, जिसमें एक या एक अधिक शारीरिक दोष बालक को अधिक कार्य नहीं करने देते हैं। अतः इसे सीखने की गति मंद रहती है और दूसरे बालकों से पिछड़ जाते हैं। शारीरिक रोग, कुछ बालकों में अस्वस्थ वातावरण, कुपोषण आदि के कारण अनेक शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि खांसी, निजला, टॉन्सिल, तपेदिक, आंतों की गड़बड़ी, निर्बल पाचन शक्ति, ग्रंथों का ठीक कार्य न करना आदि रोग। बालक सरदर्द व मानसिक थकान का अनुभव करने लगता है और यह कार्य भी स्थगित कर देता है और कभी कभी विद्यालय में भी नहीं जा पाता है। ये दोनों बातें उनके पिछड़ापन के योग्य देती है। निम्न सामान्य बुद्धि, देखते हैं निम्न सामान्य बुद्धि में सनील की मत 65% से 80% पिछड़े बालक बुद्धिमान होते हैं और से संवेगात्मक, सामाजिक और असमायोजन के कारण शैक्षिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सनील के अनुसार हम देखें और सोनेल के अनुसार परिवार की निर्धनता
बालकों की शैक्षिक प्रगति पर 3 प्रकार के विपरीत प्रभाव डालती है। बालकों के पर्याप्त व पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, फलतः वह निर्बल हो जाते हैं और अधिक परिश्रम नहीं कर पाते हैं। उनकी शिक्षा का उत्तम सुविधाएं और पठन सामग्री के लिए पर्याप्त धन नहीं मिलता है, फलतः वह धनी परिवार के बालकों की शैक्षिक प्रगति नहीं कर पाते हैं। परिवार का बड़ा आकार, कुछ परिवारों में सदस्य की संख्या तो अधिक होती है, पर उसी अनुपात में निवास का स्थान अभाव होता है। यह बात आधुनिक नगरों में विरोध रूप से दिखाई देती है। इस प्रकार से परिवार के अध्ययन के एकांत स्थान नहीं मिल पाता। इसके अलावा अनेक कोहराम मचा रहता है, तो बालकों की पूरी नींद, सोना या आराम करना हराम हो जाता है। या दोनों कारणों से बालकों को पीछे ढकेल देते हैं। परिवार के झगड़े, कुछ परिवार में सदस्य के एक दूसरे से असमंजस करने का गुण नहीं होता है, अतः वह निरंतर किसी न किसी बात पर लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि बालक चिंताग्रस्त और असुरक्षित दशा में रहते हैं और वे अपने ध्यान को अध्ययन करने पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं और वह कक्षा से पिछड़ जाते हैं। माता पिता की अशिक्षा, माता पिता अशिक्षित शिक्षा के महत्व को ना समझने के कारण अपने बालकों की निरर्थक समझते हैं और माता पिता के बच्चों के संबंध में कंपू स्वामी ने लिखा है कि ऐसे माता पिता के बच्चे न केवल शैक्षिक पिछड़ेपन का विकास होता है, वरन वे शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं। माता पिता की बुरी आदतें, कुछ माता पिता में अनेक बुरी आदतें होती हैं। आलस, लापरवाही, कमजोरी आदि के निरंतर संपर्क में रहने के कारण अनेक बुरी आदतों का उनके बालकों पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, फलतः यह अध्ययन से जी चुराने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें, विद्यालय का दोषापूर्ण वातावरण, जिन विद्यालयों में संगठन का वातावरण दोषपूर्ण होता है, वे न केवल बालकों की शैक्षिक पिछड़ापन में वरन शैक्षिक मंदता भी योग देते हैं। इस प्रकार से विद्यालय में पाई जाने वाली कुछ अवांछनीय बातें हैं। पाठ्यक्रम के कठोर व संकीर्ण होने के कारण बालकों में आवश्यकता की पूर्ति, अयोग्य अध्यापक में और मनोवैज्ञानिक परंपरागत शैक्षिक विधियों का प्रयोग। इस प्रकार से देखते हैं बहुत सारे कारण हैं। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पाठ्यक्रम, सहगामी कार्यों की शिक्षा सुविधाओं के कारण रुचि, अक्षमताओं के विकास के उचित अवसरों की प्राप्ति इत्यादि। अब देखते हैं पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए। पिछड़े बालकों को शिक्षा व्यवस्था करना बहुत बड़ी समस्या है। ये बालक समान कक्षा की लाभ नहीं उठा पाते हैं और निरंतर पिछड़ते जाते हैं। देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टोन्स के शब्दों में, आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में कार्य किया जाने वाला अधिकांश अनुसंधान यह सिद्ध करता है कि उचित ध्यान दिए जाने पर पिछड़े बालकों की शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं। पिछड़े बालकों की शिक्षा में प्रति उचित ध्यान देने का अभिप्राय है कि उसकी शिक्षा का उपयुक्त संगठन। इस संगठन के आधारभूत तत्व निम्न है। विशिष्ट विद्यालय की स्थापना, पिछड़े बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। इसकी आवश्यकता पर बल देते हुए प्रोफेसर उदय शंकर ने लिखा है, यदि पिछड़े बालक को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जाए तो वे पिछड़ जाएंगे और फलस्वरूप वे अपने स्वयं के स्तर के बालकों से और अधिक पिछड़े हुए हो जाएंगे। विशिष्ट विद्यालय में उनको अपनी कमियों का कम ज्ञान होगा और वे समान बालकों के समूह से अधिक सुरक्षा अनुभव करेंगे। इन विद्यालयों में उनकी प्रतिबद्धता कम होगी और प्रोत्साहन अधिक। अब देखते हैं क्वेश्चन है, श्रवण बाधिता का अर्थ है कारण श्रवण बाधिता को प्रभावित करने के कारक बताइए। श्रवण बाधिता का तात्पर्य किसी भी प्रकार का श्रवण जबकि विकार जबकि बधिरता का तात्पर्य है कान के माध्यम से भाषाई वाचन के भेदभाव करने की अत्यंत अक्षमता। श्रवण बाधिता बच्चों वे हुए हैं जो अपने श्रवण को भाषा के रूप में प्रयुक्त नहीं कर सकते। न्यूनतम श्रवण बाधिता वाले लोग ऊंचा सुनने वाले कहलाते हैं। सामान्य एक व्यक्ति बधिर माना जाता है जब आवाज़ का स्तर 90 डेसिबल सामान्य आवाज़ की अपेक्षा 5 से 10 गुना अधिक तक सुना जाता है एवं विस्तारित आवाज़ में को नहीं समझा जा सकता है। श्रवण बाधिता संवेदी संचालन हो सकते हैं। संवेदी श्रवण क्षति में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत श्रवण संबंधित रास्तों के क्षति शामिल होते हैं। काकलिया एवं श्रवण तंत्रिका से शुरू होता है। मस्तिष्क कोशिका के प्रेमस्तिष्क वल्कय
आदि में शामिल होता है। कारण बधिरता के मुख्य कारण है और मानसिक दुर्घटना बीमारी बधिरता के सभी मामलों में 50% अनुवांशिक कारण है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कारण जो श्रवण बाधिता के कारण प्रभावित होते हैं। एक श्रवण बाधिता बच्चा मुख्यतः गंभीर से गूढ़ श्रवण क्षति से ग्रस्त संप्रेषण कौशल के रूप में भाषण के सीखने में विचारने व्यतीत करना चाहिए, जो कि शिक्षा के ग्रहण करने के लिए सामाजिक कौशल के विकसित करने की सहायता करेगा। अब देखते हैं हम समावेशी शिक्षा के क्या अभिप्राय हैं। समावेशी शिक्षा को परिभाषित करते हैं। समावेशन अथवा समावेशी शिक्षा पृथक्करण अथवा अलगाव का विपरार्थक है, जिसका अर्थ होता है बाहर रखना, मना करना अथवा निष्कासन करना। समावेशी शिक्षा सबको साथ लेकर सम्मिलित करते हुए उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बालकों की बौद्धिक, संवेगात्मक और सृजनात्मक विकास के अतिरिक्त परस्पर सीखने सिखाने के अभियोजन में अनूठा प्रयास है। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। परिभाषा: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी सीखने वाले बालक को हो अथवा युवा, चाहे अशक्त हो अथवा नहीं, सामान्य विद्यालय, पूर्वावस्था विद्यालयों में सामुदायिक शिक्षा केंद्र की उपयुक्त सहयोगी सेवाओं के साथ आसपास मिलजुल कर सीखने के समर्थ हो। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि समावेशन का अर्थ है मुख्य धारा के विद्यालयों की विशिष्ट आवश्यकताओं के बच्चों का अपने सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करना। तो हम देखते हैं यूनेस्को ने अपने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन में जेनेवा 2008 में समावेशी शिक्षा के 10 अति संवेदनशील और समूह संबंधी वार्ता में स्पष्ट किया है कि समावेशी शिक्षा अधिगमकर्ता गुणवत्ता शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत आधारित है, जो कि सामंत समूह के दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करती है। समावेशी गुणात्मक शिक्षा का परम ध्येय सभी प्रकार के विभेदीकरण को समाप्त करके सामाजिक संगठन का पोषण करना है। उमा तुली के शब्दों में 2008 के शब्दों में समावेशन की एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक, संवेगात्मक तथा सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है। तो आप इसे नोट कर लें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समावेशी शिक्षा के मूलभूत अवधारणाएं। समावेशी शिक्षा की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। सभी बच्चों के सभी समाज का अंग है। प्रत्येक बालक किसी न किसी रूप से विशिष्ट है और शिक्षा प्रत्येक बालकों के लिए मौलिक अधिकार है, प्रताड़ना और पीड़ना रहित। टर्मन और मेरिल के अनुसार 140 बुद्धि लब्धि के ऊपर वाले बच्चे प्रतिभाशाली बालक माना जाता है। प्रतिभाशाली बालक की परिभाषा कॉलसनिक ने इस प्रकार दिया है कि हर बच्चा जो अपने आयु के स्तर के बच्चों की योग्यता से अधिक हो, उसे हमारे समाज के लिए कुछ नया महत्वपूर्ण योगदान दे। प्रतिभाशाली बालक समाज के विकास के अधिक योगदान देते तथा ऐसे बालक जो देश के नेता, वैज्ञानिक, दार्शनिक बनते हैं। प्रतिभाशाली बालक अपनी आयु के बच्चों की बुद्धि, लब्धि, विवेक, तर्कशीलता, योग्यता बहुत आगे होते हैं। प्रतिभाशाली बालक अधिक योग्य, तर्कशील और सक्षम होते हैं। इसका ध्यान विस्तार और सामान्यीकरण करने की क्षमता अधिक होती है। ये अधिक लंबे, अधिक वजन, ईमानदार व विश्वास योग्य होते हैं। अमूर्त वस्तुओं की कल्पना कर सकते हैं। इसका शब्द भंडार अधिक व्यापार होता है। अब देखते हैं प्रतिभाशाली की विशेषताएं। प्रतिभाशाली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं प्रतिभाशाली बालकों की समस्या होती है, उसकी समस्या शिक्षा व्यवस्था की किस प्रकार होनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं प्रतिभाशाली बालकों की समस्या। प्रतिभाशाली बालकों के लिए किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, तो इसका उत्तर देते हुए विंगहर्स्ट ने अपनी पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन में लिखा है कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उसकी विभिन्न योग्यताओं के विकास करना है। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था समान बालकों के साथ हो या अलग से, इस बात के लेकर मनोविज्ञान में मतभेद है। कुछ मनोविज्ञान का कहना है प्रतिभाशाली बालकों के समान बालकों की शिक्षा ग्रहण करने हेतु बाध्य किया जाता है, जिससे उसका समय बर्बाद होता है और उसकी
उसकी प्रतिभा दब जाती है, ये वे शरारत व सुस्त हो जाते हैं। कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था अलग से करने पर एकांत प्रिय हो जाते हैं तथा उसे आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति आ जाने के कारण उन्हें अन्य समान बालकों के उपहास की वस्तु बनाना पड़ता है। ये समान बालकों के साथ मिलने बैठने खेलने कूदने का अवसर ना पाने के कारण कुसमायोजन के दोष से ग्रसित हो जाते हैं। भेदभाव की प्रवृत्ति के अनेक व्यवहार के अनेक जटिलताओं उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार से प्रतिभाशाली बालकों के दूसरे बालकों के साथ ही शिक्षा दी जानी उचित है। इस प्रकार से देख सकते हैं सारे पॉइंट। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के संबंध में ध्यान देने के योग्य अनेक बातें हैं। यहाँ मेरिस फ्रीहेल के अनुसार बताई गई है कुछ बातें निम्नलिखित हैं। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा संख्यात्मक योग्य दृष्टि से गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ होनी चाहिए। ऐसे बालकों के लिए अंश पद्धति की अपेक्षा पूर्ण पद्धति अधिक उपयोगी है। आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के लाभ को उल्लेख करें। बालक के आधुनिक अधिगम शिक्षण प्रवृत्तियों के अतिरिक्त नई शिक्षण नीतियों तथा यथा संयोग अधिगम साथी व साथी के साथ सीखना, समूह के प्रोजेक्ट पर कार्य करना, सामूहिक रूप से वार्ता तथा विचार विमर्श के फलस्वरूप सीखना और समस्याओं को हल करना आदि सभी बालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। तो देख सकते हैं आप, समावेशी शिक्षा की स्वयं विषय की बातचीत सच है और शिक्षा पद्धति लगभग सभी बालकों के लिए नहीं, अभी तो सभी बालकों के लिए आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। शिक्षा माध्यम से बालकों के सीखते पढ़ने लिखने के लिए एक दूसरे की सहायता कैसे की जाती है। इस बालकों के सामाजिकरण गुणों के विकास के लिए बालकों के लिए एक मैत्री भाव रखते हैं। प्रतिद्वंदता, सहयोग और स्पर्धा जैसे होती है। आमोद प्रमोद, क्रीड़ाओं, रुचि, योग्यताओं, स्वाभाविक भागीदार इत्यादि। लचीलापन भी होना चाहिए। समावेशी शिक्षा के लिए पैसामंद शिक्षा के वंचित बालकों के लिए अशक्त प्रबंधित ऐसे शिक्षा तथा सहभागीदारी भी निश्चित की गई है। समावेशी शिक्षा के दो मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य अक्षमता युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना। इसे प्रत्येक छात्र शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को भाग लेते हैं। तो ये समावेशित शिक्षा के उद्देश्य बालकों के विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना, क्योंकि अक्षम बालकों के विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं समावेश पाया जाता है। समावेशी शिक्षा की महंगी प्रणाली है, स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा एक महंगी प्रणाली मानने वाले समर्थकों को मानना है कि जितना भी विस्तृत अभियान उतना अधिक व्यय होना स्वाभाविक है, लेकिन शिक्षापात असफलता तथा पुनरावृत्तियों में भी तो धन, समय एवं शक्ति का व्यय व्यर्थ ही चला जाता है। अतः हम इन कमियों को पूरा करने में खर्च करते हैं। यदि इसी धन को समावेशी शिक्षा उपागम में लगाया जाए तो सफलता मिलेगी और व्यक्तियों के समाज के कल्याण भी होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं एकीकृत समावेशी शिक्षा अंतर स्पष्ट करना। एकीकृत शिक्षा क्या है। विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों का संस्थान, या इसमें विकलांग बच्चों के साथ अन्य बच्चों की जिन्हें शिक्षा पाने का खतरा है पड़ोस के स्कूलों में संस्थान देना। विकलांग का व्यक्तिकरण नहीं, इसमें विकलांग बच्चों के सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषा के आधार पर वंचित बच्चों की प्रतिकरण नहीं। आगे देखते हैं बच्चों की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था के तैयार करना, और इसमें है शिक्षा व्यवस्था की वांछनीय रूपांतरण ताकि वे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बने। और इसमें है अतिरिक्त सहायता के लिए बच्चों के संदर्भ में भोजन और बच्चों की क्षमताओं को उजागर करना। और इसमें है कक्षा में देख सकते हैं बच्चों के कभी महसूस ना होना देना और अक्षम है सभी पाठ्यक्रम व गैर पाठ्यक्रम क्रियाएं विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बदलना। अब निर्देशन अभिप्राय क्या है। निर्देशन अभिप्राय प्रक्रिया व व्यक्ति जिसकी समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। निर्देशन व विधियाँ जिसमें प्रयोग के समायोजन का सुलझा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा की भूमिका देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा की भूमिका निम्नलिखित है। कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहयोग की भावना, पढ़ने लिखने, खेलों इत्यादि, और बच्चों की समस्याओं के समाधान शामिल करना, बच्चों के वातावरण के निर्माण करना, बच्चों के अलग अलग गतिविधियों के शामिल करना, गीत किताबों आदान प्रदान करना, बच्चों की प्रश्नोत्तरी विधि का शामिल करना, अलग अलग गतिविधियों में छात्रों के समूह बनाना। इस प्रकार से देख सकते हैं समावेशी शिक्षा के अवधारणा बताते हुए विशेष प्रकार के देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा की अवधारणा जैसे भारत जैसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में बालकों के शिक्षा के आवश्यक अनिवार्य भी है। आगे देखते हैं भिन्नता की पहचान करना एवं विकास के अवसर प्रदान करना। सबके लिए विद्यार्थियों की सबके लिए शिक्षा
आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। मूल्यांकन समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया का अभिन्न अंग भाग है। सभी बालकों की सीखने की अपने एक गति पेश होती है। इसमें सीखने की विधि की संबोधित ना करें तो इसलिए शैक्षिक व्यवस्था के मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान, समझ, क्षमता और प्रदर्शन को किसी भी विधि में आंकना। मौखिक और लिखित परीक्षा द्वारा बालकों की शब्द संपदा, व्याकरण, पढ़ने लिखने की कौशल की जांच की जाती है। अतः मूल्यांकन विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। समावेशी शिक्षा का मूल्यांकन शिक्षकों को बना सकती है। स्पष्ट कीजिए। समावेशी शिक्षा के लिए विकसित नई पाठ्यक्रम, नई शिक्षण पद्धतियों की भावना के अनुरूप मूल्यांकन आकलन की योजना विधि के सभी शिक्षकों को बनाना चाहिए। इसके लिए बहुत शिक्षा वर्ष कक्षा के बालकों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया इत्यादि देख सकते हैं। आगे समावेशी शिक्षा के परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। घर पहला विद्यालय और सामाजिक अध्यात्मक नैतिक शिक्षा, समायोजन शिक्षा, व्यवहार का आधार, स्थायी मूल्यों का विकास, अच्छी आदतों का चित्रण शिक्षण, मानसिक और भावनात्मक विकास, प्रेम का विकास इत्यादि। विशिष्ट शिक्षा से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट शिक्षा को विकसित कीजिए। तो विशिष्ट शिक्षा निम्न प्रकार की प्रस्तुत किया जाता है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कोष के अनुसार शिक्षा वह शिक्षा जो उन बच्चों को दी जाती है जो विशेष शैक्षिक उपचार की इसलिए अपेक्षा करते हैं क्योंकि वे प्रतिभाशाली है, या शारीरिक और मानसिक दृष्टि से विकलांग है, या शैक्षिक दृष्टि से सामान्य से भिन्न है। J.T. हंट के अनुसार विशिष्ट शिक्षा वह शिक्षा है जो शारीरिक, संवेगात्मक या सामाजिक विशेषताओं के लिए सामान्य बालकों की शिक्षा से अलग है। आप देखते हैं विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रवृत्तियां हैं। तो निम्नलिखित है। विशिष्ट शिक्षा विशेष बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहायता करती है, या प्रतिभाशाली या पिछड़े हो, कोई भी हो। विशिष्ट शिक्षा प्रदान करने के लिए समग्र विशेष पाठ्यक्रम का भी ध्यान रखा जाता है। आई होप यहाँ तक आप समझ सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह समझ लें। इसमें 14 पॉइंट है, देख सकते हैं कि विशिष्ट शिक्षा की प्रकृति विकासात्मक है और विशेष शिक्षा का आदान प्रदान करने के लिए विशेष शिक्षा सामग्री, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष प्रशिक्षण अध्यापकों की आवश्यकता होती है। विशेष शिक्षा के पिछड़े बच्चों के स्तर का अनुसार सामाजिक आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह शिक्षा बालकों की क्षमता, योग्यताओं, रुचियों, अभिरुचियों पर ध्यान में रखकर होता है। इत्यादि लिंग रूप सभी आप लोग समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें हम आपको B.Ed सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 के CC 3 के क्वेश्चन को देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।